नमस्कार। आज हम लोग संसाधन सहभागिता और पुस्तकालय नेटवर्क पर बातें करने वाले हैं। तो पुस्तकालय नेटवर्क या लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इसका महत्व क्या है, ये क्या चीज़ होता है, इसका क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जानकारियाँ हम लोग आज जानने वाले हैं। और ये पुस्तकालय नेटवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सहभागिता, संसाधन सहभागिता के बारे में मतलब रिसोर्स शेयरिंग के बारे में तो हम लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया है। तो अब मुझे सिर्फ पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में जानना है। तो जैसे उसमें रिसोर्स शेयरिंग में मैंने बताया था कि एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय को रिसोर्सेज प्रदान करेंगे, इसी को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। तो अब ये रिसोर्स शेयरिंग कैसे हो पाएगा? जब नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क मतलब होता है जाल। आप लोगों ने देखा होगा जाल। तो जाल के जो धागे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उससे बनता है एक जाल। तो उसी को बोलते हैं नेटवर्क, मतलब जाल क्रम। तो ये जो पुस्तकालय होते हैं वो जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके मदद करते हैं, एक दूसरे की रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं पुस्तकालय नेटवर्क। अब कोई भी पुस्तकालय हो वो अकेले अपने सारे उद्देश्यों को पूर्ति नहीं कर सकता। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। जैसे कई इकाइयाँ होती, जैसे इसमें बताया गया कि जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ, जैसे उसमें व्यक्ति हो सकता है या संस्था हो सकता है या कोई कंप्यूटर टर्मिनल ही हो सकता है, जब वो एक दूसरे से जुड़ती हैं और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं तो उसे हम नेटवर्क की स्थापना कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे लोग भी जुड़े होते हैं। आपने ये सुना होगा कि कई ऐसे कंपनियां होती जैसे एमवे वगैरह, ये सारी नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं कि आप जुड़िए उस कंपनी से, फिर आप 10 लोगों को और जुड़िए, फिर आप वो 10 लोगों को जोड़ेंगे, वो 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। जितने लोग आपके नीचे जुड़ते जाएंगे आपका कमीशन बनेगा। तो वही कार्य यहाँ पर भी होता है। तो पुस्तकालय नेटवर्क्स का ये मतलब होता है कि पुस्तकालय और उसके उपभोक्ताओं के मध्य तथा विभिन्न पुस्तकालयों के मध्य, एक तो पुस्तकालय और जो उपभोक्ता उसके मध्य, और उसके बाद पुस्तकालय और पुस्तकालय के मध्य, ये दो बातें हैं। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सभी प्रकार के संचार की सामर्थ्य प्रदान करना, कि कंप्यूटर से सारे एक दूसरे से जुड़े हों, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और सूचना विनिमय का कोई औपचारिक ऑफिशियल जो प्रणाली होता है उसको भी हम लोग सूचना नेटवर्क कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हम और एक दूसरे के टच में होते हैं तो हम जान सकते हैं कि किसके पास कौन सी सूचना मिल सकती है और उसकी सहायता से हम उपभोक्ताओं की मदद कर सकते हैं। अब पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता क्या है? सबसे पहली चीज़ जो ये आवश्यकता है क्यों आई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना की बहुत ही तेज़ी से मात्रा बढ़ गई एक है, और हर चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो मुद्रित फॉर्म में हो, चुंबकीय फॉर्म में हो, प्रकाशीय फॉर्म में हो, इन सारी चीज़ों में ये मौजूद है। अब इतनी ज़्यादा जब सूचना है तो उसको खोज पाना तो असंभव है किसी के लिए भी। तो सूचना खोजने के लिए क्या हमें चाहिए? एक तो हमारे पास कर्मचारी होने चाहिए, और पूरे दुनिया की सामग्री तो खोजने के लिए हम इतने लंबा कर्मचारी तो रख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वित्त की भी कमी होती है। तो इसलिए पुस्तकालय नेटवर्क होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है, इंटरनेट दो तरह का काम उसने किया। एक तो सूचनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के ऊपर बोझ बढ़ गया, और दूसरा इंटरनेट की वजह से पुस्तकालयों को जोड़ने में और पुस्तकालय से उपभोक्ताओं को जोड़ने में आसानी हो गई। तो मतलब दोनों बात हुई, एक तो कंप्यूटर की वजह से बाढ़ आ गया सूचना का, और दूसरा जुड़ भी गए। तो हम एक तरफ से हानि भी बोल सकते हैं और दूसरे तरफ से लाभ भी बोल सकते हैं इंटरनेट का। तो ये इसकी आवश्यकता है कि उस पूरे बाढ़ से विशिष्ट सूचनाओं को अलग करना। और अब जब इंटरनेट का युग आ गया तो कोई भी सूचना, चाहे हमें स्थानीय स्तर की चाहिए, राज्य स्तर की चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय के स्तर चाहिए, कितनी भी दूरी हो और समय, तुरंत किसी ने ईमेल किया, हमारे पास सूचना कुछ सेकंड्स में हमारे पास ईमेल पहुंच जाती है और कम से कम समय में हम लोग सूचना को खोज सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है।
इसको हम लोग एक हाईवे बोल सकते हैं। हाईवे आप लोग देखते होंगे कि गांव की सड़कें होती हैं, वो जो ज़िले की सड़क होती है उससे जुड़ी होती है, जो ज़िले की सड़क होती है वो जो स्टेट की सड़क होती है उससे जुड़ी होती है, और जो स्टेट की सड़क होती है वो पूरे राष्ट्रीय नेशनल हाईवे से जुड़ी होती है। तो ऐसे ही सूचना भी जुड़ी होती है। जो स्थानीय सूचना होती है वो ज़िले की सूचना से जुड़ी, ज़िले के स्तर से जुड़ी होती है या ज़िले पुस्तकालय से जुड़ी होती है। तो ये सारी सूचनाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको सूचना या नेटवर्क हाईवे भी बोलते हैं। अगला, इसका सूचना नेटवर्क के क्या क्या उद्देश्य और विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य है, एक तो अंतर पुस्तकालयी सहयोग। अंतर पुस्तकालय मतलब एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय के बीच में जो सहयोग होता है उस, और संसाधनों को प्रोत्साहन देना सभी स्तर पे, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, राज्य, ग्रामीण या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साझा किया जाए। और उसके बाद पुस्तकालयों के कंप्यूटरीकरण में सदस्य संस्थानों को भी सहायता प्रदान करना, और रिकॉर्ड का रेट्रो रूपांतरण करना, और सम्मिलित प्रयोग के लिए मानकीकृत आंकड़ों का विकास करना, ये इसके उद्देश्य है। दूसरा, एक सामूहिक सूची प्रदान करना। सामूहिक सूची किस लिए बनाना कि जैसे सदस्य जो होते हैं पुस्तकालयों में उपलब्ध दस्तावेज के जो संग्रह होते हैं वो उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसलिए एक सामूहिक सूची बनाया जाता है। और उसके बाद सभी सदस्य संस्थानों के कंप्यूटरीकृत आंकड़ों के माध्यम से पुस्तकालय संसाधनों का संयुक्त संग्रह हो जाए। अगर जितने पुस्तकालय आपस में जुड़े होते हैं उन सभी के संसाधनों को कंप्यूटर पे अपलोड कर दिया जाए, उसकी सूची को, तो हर कोई देख सकता है कि यहाँ पे ये सूचना है, वहाँ पे वो सूचना है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। और दस्तावेज वितरण सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं, और सूचना संसाधनों की प्राप्ति को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है, और संसाधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। पिछली क्लास में मैंने ढेर सारे उदाहरण देकर इसको अच्छे से समझाया था। और पुस्तकालयों का जो रिकॉर्ड होता है, उसका भंडारण होता है, या जो हम लोग ऋण लेते हैं, पुस्तकों का ऋण लेते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जो प्रक्रियाएँ होती हैं ये बहुत ही आसान हो जाती है जब हम लोग पुस्तकालय नेटवर्क बनाते हैं। और सदस्य संस्थानों के उपयोगकर्ताओं में भी संचार को सुगम बनाया जा सकता है, तो संचार का जो माध्यम होता है वो भी सुगम बन जाता है। और स्टाफ को प्रशिक्षण भी आसानी से दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई पुस्तकालय बहुत ही अच्छा काम कर रहा, बहुत ही लाजवाब, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई पुस्तकालय अभी नए नए शुरुआत हुई है, तो वहाँ पे अपने कर्मचारियों को भेज करके जो अच्छे से काम करना, वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम हम कह सकते हैं। और वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उसके क्रियान्वयन, उसका उपयोग, मान लीजिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, एकाएक सबको तो जानकारी हो नहीं जाती है। अब मान लीजिए किसी एक पुस्तकालय वाले ने उसको बढ़िया से सीख लिया, जैसे कैटलॉग ही आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, तो किसी पुस्तकालय ने उसको बढ़िया से संचालित करना शुरू कर दिया, तो वो अन्य नेटवर्क पुस्तकालयों को समझा सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है कि ओपैक ये नई चीज़ आई है, आप भी इसका प्रयोग करो। यहाँ जब मैं गाँव में आया तो टेलीग्राम के बारे में किसी को नहीं पता था, तो टेलीग्राम के बारे में जब मैंने बताया तो लोगों को न्यूज़पेपर्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिलने लगी, लेक्चर्स वगैरह बहुत ही आसानी से मिलने लगी, और कई ऐसे क्विज़ वगैरह जो टेलीग्राम पे होते रहते हैं उनके बारे में पता चल रही। तो एक नेटवर्क के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे से ये सारी चीज़ें जान पाते हैं। और उसके बाद जब बल्क में कोई चीज़ मान लो खरीदना हो, मान लो एक नेटवर्क के अंदर 10 पुस्तकालय हैं और 10 पुस्तकालयों को एक मशीन खरीदनी है, कैटलॉग खरीदना है, और एक कैटलॉग, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग का दाम है 10 लाख रुपए। एक खरीदने जाएंगे तो 10 लाख रुपए मिलेगा, और मान लो 10 खरीदना हो एक साथ तो हो सकता है 8 लाख या 5 लाख या 6 लाख ऐसे भी मिल जाए, क्योंकि हम लोग एकाएक 10 लाख खरीद रहे हैं, मतलब थोक रेट में खरीद रहे हैं, तो ये भी घटे हुए दरों पर भी हमें मिल जाता है। तो ये उसको बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? एक तो सबसे बड़ी विशेषता है और बहुत ही शानदार चीज़ है कि सभी सदस्यों के लिए समान अवसर मिलता है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें बॉस बन गया, कोई पुस्तकालय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो लीडर बन गया, अन्य लोग उसके फॉलोअर बन गए, मतलब सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए। और अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, चाहे वो विशेषज्ञता का मामला हो, चाहे मानव बल का हो, चाहे उपकरण, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से साझा करके काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे रहता हूँ, मेरा एक घर है और मैं वहाँ पे रहता हूँ। अब मैं
आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ कि मेरा किसी और से कुछ भी मतलब नहीं हो। तो मैं क्या करूँगा कि सारी सुविधाएं मैं खुद करने लगूँगा। मैं छोटी सी अपनी शॉप भी रख लूँगा किराने की, जिससे मेरे किराने की सारी चीज़ें मिल जाएं। मेडिकल की भी शॉप रख लूँगा, मेडिकल की सारी चीज़ें मिल जाएं। सारी दुनिया की फैसिलिटीज़ अगर मैं रखने लगूँ तो क्या संभव है? आप बोलेंगे नहीं संभव है, क्योंकि नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही सारी दुनिया की संसाधन एक जगह पर इकट्ठी नहीं की जा सकती हैं। तो इसीलिए अंतर्निर्भरता की बात की जा रही है कि मतलब कच्चा माल कहीं से और आ रहा है, प्रोसेस कहीं पे और हो रहा है, माल बन कहीं और रहा है, और ये जो थोक के मार्केट में कहीं और ले जाया जा रहा है, और मार्केट में कोई और बेच रहा है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उसको बोलते हैं अंतर्निर्भरता। उसके बाद मानक और प्रोटोकॉल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने FSSAI का एग्जांपल दिया था कि हर चीज़ में एक मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड जब एक बार बन जाता है तो उस पर खरा उतरने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस मेहनत भी करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक NAAC नाम की संस्था है, UGC के अंतर्गत आती है। वो ग्रेड देती है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की। जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसको A ग्रेड मिला था। JNU जो है हमारा, उसको A++ ग्रेड मिला है। तो ये NAAC जो है वो ग्रेडिंग करती है। ग्रेडिंग मतलब क्या? वो स्टैंडर्ड जो होता है जब उसको खरा उतरता है तो उसको ग्रेडिंग दिया जाता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। तो इसी तरीके से इसकी भी मानक और प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं और उसको क्रियान्वित किए जाते हैं। साझा निर्णय लिया जाता है। अब साझा निर्णय लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, किसी टॉपिक पे परिचर्चा करना है, तो ढेर सारे प्लस माइनस पॉइंट्स पे जब 10 लोग विचार करते हैं तो एक बड़ा ही शानदार आइडिया निकल कर बाहर आता है। तो एक साझा निर्णय बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि साझा निर्णय इसलिए भी शानदार होता है क्योंकि पुस्तकालय जो है व्यक्तिगत संस्था नहीं है। इसमें कई तरह के पाठक आते हैं और कई तरह की सोच इसमें सम्मिलित होना ज़रूरी होता है। विस्तृत आधार वाली पुस्तकालय सेवाएं, और इसमें जो है ब्रॉड बेस लाइब्रेरी सर्विसेज। इसमें पुस्तकालय और सूचना नेटवर्क आमतौर पर पुस्तकालय सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। जैसे जिसमें पुस्तक भी होते हैं, समाचार पत्र भी की भी सूची होती है, और तमाम प्रकार के प्रकाशकों से ई संसाधन का लाइसेंस बनवाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का ये मतलब होता है कि मान लीजिए 10 कंप्यूटर हैं, 10 पुस्तकालय हैं। 10 पुस्तकालय के सारे डेटा को एक जगह पे हम सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी कॉपीज़ को हम 10 को बांट सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि सबको अन्य पुस्तकालयों का दौरा बार बार नहीं करना पड़ता है। उसको संभाल के भंडारित करके रखा जा सकता है, ऑनलाइन फीड करके रखा जा सकता है, और जिसको ज़रूरत हुआ पासवर्ड और यूज़र नेम लिखा और खोल लिया। जैसे हमारा ईमेल हो गया, मान लो एक ईमेल कंपनी का है तो उसको 10 एम्प्लॉय को ईमेल और पासवर्ड बता दिया गया और 10 ने उसको खोल करके प्रयोग कर लिया। तो ये केंद्रीकरण के फ़ायदा होता है। अगला जो वित्त नीति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई बिना धन का कुछ नहीं होता। जैसे भूखे भजन न होए गोपाला, मतलब खाली पेट से कुछ नहीं होता। तो ऐसे बिना धन के कुछ नहीं होने वाला पुस्तकालय में। अभी एक पुस्तक खरीदनी हुई तो तुरंत धन की ज़रूरत होती है। तो उसका रख रखाव सबसे बड़ी चीज़। आपके पास अगर धन है, उसका मैनेजमेंट करना आपको नहीं आता तो बेकार है, सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। कई लोग अपने धन को दुगना तिगुना कर लेते हैं और कई लोग धन जितना होता है वो भी गंवा बैठते हैं। तो वित्त नीति, फाइनेंशियल पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये CA वगैरह रखे जाते हैं। तो जब एक नेटवर्क होता है तो उसमें बताया जाता है, ग्राहकों को समझाया जाता है कि किस तरह से किया जा सकता है। और मान लीजिए कुछ नई इनिशिएटिव लेना, मान लो एक सेमिनार करना, बहुत बड़ा सेमिनार करना है, तो 10 पुस्तकालय का एक नेटवर्क है, तो 10 लोगों ने पैसा दे दिया। मान लो 1 लाख खर्च होगा सेमिनार में, तो 10 ने एक कितना होगा, शायद 10 हज़ार दे दिया तो 1 लाख हो गया अपना। तो एक पे बोझ नहीं पड़ा, सबका हो गया। तो ये वित्त प्रबंधन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। और दूसरा, सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पर अवसर होगा। अब अकेले कोई व्यक्ति जाएगा और बताएगा कि हमारे पास 10 पाठक हैं और हमारी ये छोटी सी लाइब्रेरी है, तो हमारी बात सुन लीजिए, तो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता चला कि मतलब 500 पाठक हमारे यहाँ आते हैं और मतलब 10 लाइब्रेरीज़ आती हैं, उसके हेड पहुँच रहे हैं, 10 लोग पहुँच रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलने के काफ़ी ज़्यादा अवसर प्राप्त हो जाते हैं और अनुसंधान और विकास भी इसमें होता है।
अब पुस्तकालय जो सूचना नेटवर्क है, इसके जो प्रमुख घटक हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। घटक मतलब होता है कि कौन कौन से बिंदुओं से, कौन कौन से अंगों से मिल करके ये नेटवर्क बनता है। तो सबसे पहला जो अंग है मानव नेटवर्क, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति, राष्ट्र शक्ति, जनशक्ति राष्ट्र शक्ति, ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो सूचना की जो उपलब्धता होती है उसको प्रदान करने पर अपना जो ध्यान केंद्रित करता है वह है मानवीय संसाधन, और वही इस काम को संभव बना पाता है कि सूचना को किस तरह से एकदम अच्छे से उपलब्ध करवाया जा सकता है। और उसके बाद प्रशिक्षित कार्यक्रम द्वारा सदस्यों को आपस में इंटरचेंज करके, मान लीजिए कुछ सदस्य चले गए इंटर्नशिप करने के लिए दूसरे लाइब्रेरी में, फिर वहाँ के अच्छे अच्छे नियम सीख करके यहाँ पे आए, तो इस तरीके से प्रशिक्षण के द्वारा मैत्री भाव उत्पन्न होता है और उनके प्रशिक्षण भी अच्छा होता है। तो मानव नेटवर्क भी बनता है इसके पुस्तकालय नेटवर्क के साथ साथ। दूसरा होता है ऑनलाइन डेटाबेस। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इंटरनेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन डेटाबेस जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। अब वो जो उपभोक्ताओं के उपयोग के हेतु उन सारे डेटा को उपलब्ध कराना बहुत ही अच्छे से उनकी अपेक्षा के अनुसार, ये भी एक चुनौती का काम है। ये भी इसका एक बढ़िया डेटाबेस होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, सबके लिए सबकी रीच उसमें होनी चाहिए, और ये बैकबोन होता है। अब मान लीजिए कोई डेटा ही नहीं है, अब कोई पहुंचा कोई सूचना पाने के लिए, जैसे आरटीआई के होते, किसी ने पूछ लिया, मैंने वीडियो डाल के रखा है कि आरटीआई क्या चीज़ होती है, पेटेंट क्या होता है, इसका भी वीडियो मैंने डाल के रखा है। अब किसी ने पूछ लिया, अब आरटीआई के बारे में कोई डेटा नहीं है आपके पास कि उसमें कितना शुल्क लिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो डेटाबेस और डेटा बैंक, अब हर चीज़ तो याद नहीं किया जा सकता है,